पढ़ने के संबंध में हर एक चीज के बारे में। लेकिन अभी हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश के संदर्भ में जाने। चलिए तो ये हो गए चंद्रगुप्त। और एक और लिख लेना, इनके समय पे इन्होंने एक महाविहार था काकनाद बोट का। काकनाद बोट किसको कहा जाता है? काकनाद बोट ये कहा जाता है सांची का प्राचीन नाम है। काकनाद बोट सांची का प्राचीन नाम है। इसमें नाम एक महाविहार था, उसको ही क्या करते हैं दान देते हैं। दान देते हैं महाविहार। विहार जानते हो ना, विहार चैत्य और विहार। चैत्य विहार नहीं जानते? चैत्य और विहार, चैत्य क्या होते हैं? जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं, पूजा स्थल जहाँ पर या तो कोई जो भी बौद्ध धर्म के प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं उनकी कोई न कोई अवशेष रहे होंगे, वहां पर जहाँ पर रखा जाता है स्तूप में, उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं चैत्य। वो गोल सा आपने देखा होगा ना वो वाला, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? अरे सांची वाले में क्या है? स्तूप। हाँ स्तूप। तो स्तूप में मुख्य रूप से अस्थियां रखी जाती है, तो वही स्तूप को हम लोग बोलते हैं चैत्य, ठीक है? उसी स्तूप के समीप क्या होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले फॉलोअर्स हैं या फिर बोलेंगे बौद्ध धर्म के साधु महात्मा जो रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस झोपड़े में रहते हैं, हमारे धर्म में हिंदू धर्म में उसको धर्मशाला बोल देते हैं, ठीक है? या फिर पास की कोई जगह बोल देते हैं, तो इनको बोला जाता है विहार, जहाँ पर रहने का जगह है, रहने की जगह, ठीक है? तो ये इनको दिया था, इन्होंने विहार को दान दिया था। एक व्यक्ति के नाम था उनका आग्रकादेव। आग्रकादेव थे, इस विहार में रहने वाले थे, उनको इन्होंने दान दिया था। आग्रकादेव, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है सांची के संदर्भ में। सांची के स्तूप में बौद्ध धर्म के मानने वाले आग्रकादेव को इन्होंने कुछ दान दिया था। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय के बाद, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के बाद। विक्रमादित्य एक उपाधि रहती है जो बाद में जाके बहुत सारे शासक धारण कर लेते हैं। जो गुप्त शासक नहीं रहते हैं वो भी धारण कर लेते हैं, जो गुप्त शासक रहते हैं वो भी धारण कर लेते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लगभग ऐसा कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में 14 शासक ऐसे हैं जिन्होंने इस उपाधि धारण करी। चलिए ले रहे यहाँ तक क्या दूं? हाँ, अब चंद्रगुप्त के बाद में कौन बनते हैं उत्तराधिकारी? ये बनते हैं कुमारगुप्त, या इन्हीं का दूसरा नाम रहता है गोविंदगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त भी प्रथम से, सही बोला आपने। मैंने प्रथम के साथ में कोई हिंदी लगाई रहता, दूसरे के साथ में इससे लगा दीजिए, और कुमारगुप्त प्रथम कर लेना ताकि आपको यही भी क्लियर हो जाए कि ये कुमारगुप्त प्रथम थे। 380 पहले 415 तक तो यही रहते हैं, और चंद्रगुप्त जो रहते हैं, चंद्रगुप्त 415 तक रहते हैं। उसके बाद में आते हैं 415 से कुमारगुप्त, 454-55 ईस्वी के आसपास जी। हाँ क्या हुआ सर? इनका मतलब कि चंद्रगुप्त सेकंड रहते हैं सर, तो सबको इसका भी सर वो आक्रमण करते हैं, तो सर 13 में सर उनके धन से बोलो कि वहाँ मतलब सबको का एक सेनापति का, तो उनका पूरे सर 13 में क्या वर्णन है चंद्रगुप्त सेकंड हो सकता है? मेरा क्या नहीं सबको पर विजय प्राप्त करें तो जाहिर सी बात है कुछ लेख लिखा होगा। दक्षिण पथ के लिए मतलब कि वो अटैक करते हैं तो किस साइड रास्ता करते हैं, है ना? वो सागर में सर लोग उनका पहले सामना जो होता है उस सबको की सेनापति से होता है, तो सर उनका हम लेख 13 में नहीं बिल्कुल होगा, ठीक है, याद रखिए, है ना? चलिए अब बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। इनकी कोई विशेषता? नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण ये करवाते हैं, ठीक है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। अभी वर्तमान में जिला है नालंदा नाम के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ही कराते हैं। वहाँ का सोनू फेमस है, वहाँ का सोनू करते हैं ना, नालंदा का फेमस है सोनू
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाई जाती है, यानी कि उसको निर्माण ही करवाते हैं। अच्छा, आधुनिक नालंदा की स्थापना कब करते हैं? ऑप्शन दो। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ आपको, ऑप्शन देता हूँ आपको। राम लखन मीणा, परीक्षित भारती, अनुराग वर्मा सर, राजेश शाही सर। अब बताओ। राम लखन मीणा किससे औकात चाहिए भैया? परीक्षित भारती, ठीक है, आपके हम सबके गुरु, महागुरु, ठीक है, जो इस संस्था को चला रहे हैं। आधुनिक नालंदा नामक ये शिक्षण संस्थान है, इसके संस्थापक जो परीक्षित भारती सर। कहाँ है ये? मुख्यालय में ही है। मुख्यालय कहाँ है आधुनिक नालंदा का? श्योपुर जिला, मतलब हमारा जो गृह जिला है वहीं पर है आधुनिक नालंदा। वहीं से शाखाएं फैली है, फिर इसकी सीहोर, सतना, ग्वालियर, ठीक है। हाँ, और कोई जानकारी? अरे क्या है, उनकी चर्चा करें। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय पे की जाती है। अच्छा, नालंदा के बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है, इसको नष्ट कौन करवाता है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो थे वो इसके द्वारा इसको नष्ट करवा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का इतना समृद्ध केंद्र था ये पूरी दुनिया में कि बड़े-बड़े दुनिया के जो भी आसपास के देश के लोग थे वो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, यूनिवर्सिटी इसलिए तो कहा गया, विश्वविद्यालय, विश्व के लोग इस विद्यालय में आकर पढ़ते थे। तो बहुत समृद्ध था। जब बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6 महीने तक तो ये किताबें जलती रही। इतनी सारी किताबें थी, सोचो कि जलने में 6 महीने तक उनको टाइम लगा। तो कितनी महत्वपूर्ण किताबें रही होंगी, कितने लाखों लोगों की मेहनत से बनाई गई होगी वो किताबें। उस समय पे ये जो था बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था, और उस समय पे जो भी अटैक किए जाते थे वो इन पर किए जाते थे ताकि ये समृद्धि के केंद्र थे, और केवल समृद्धि के केंद्र थे, राजनीतिक रूप से एकता के केंद्र भी रहते थे, तो इनको ज्यादा नष्ट किया जाता था। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कि ये जो बख्तियार खिलजी जब तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी तो फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय कोई मतलब वो थे चिकित्सक थे, तो बहुत फेमस, तो उसका इलाज करने गए तो चिढ़ गया, फिर जब उसने जला दिया। वही शीलभद्र नाम के आचार्य मैंने भी पढ़ी। ठीक है, हम बात करते हैं कुमार गुप्त के बारे में। इनके सिक्के बमनाला, इनके सिक्के बमनाला अर्थात पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़ बोले तो खंडवा है, फिर पश्चिम निमाड़ होगा। पूर्वी निमाड़, तो पूर्वी निमाड़ खंडवा पाया जाता है, ठीक है। बमनाला पूर्वी निमाड़ से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं, इनके कुमार गुप्त के इनके सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। और कुमार गुप्त जो थे इनके बारे में एक फैक्ट है कि मालवा के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने वाला, यानी कि संपूर्ण मालवा जीतने वाला ये पहला शासक था। संपूर्ण मालवा विजेता, मालवा को जीतने वाला ये था कौन? कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त। मालवा को विजय करने वाला कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त शासक था, ठीक है। इसके बाद में कुमार गुप्त का टाइम पीरियड रहता है 455 तक रहता है, 455। उसके बाद में शासक बनते हैं इनके बाद में स्कंद गुप्त। बेटा को कुमार गुप्त का शरदकालीन सूर्यकालीन, हाँ, इनको शरदकालीन सूर्य कहा गया कुमार गुप्त। मुझे भी याद था लेकिन कमजोर प्रशासन शौर्य बता रहे हो ना, शौर्य, ठीक है। शरदकालीन सूर्य कहा गया भैया इसको, शरदकालीन सूर्य की भांति है, मतलब कमजोर शासन के कारण। कौन से क्या था? मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख भैया। अरे सब मुद्दों की जानकारी नहीं मिलती बस अभिलेख में। बहुत बढ़िया, चलिए ऐसे नई नई चीजें बताया करो, मेरा भी ज्ञान वर्धन होता है ना। ऐसा नहीं है, हम सब अधूरे हैं, है ना। बूंद बूंद मिलकर सागर भर देती है। तो कुछ ज्ञान आपका, कुछ ज्ञान हमारा, कुछ ज्ञान दूसरों का शेयर करेंगे तो बढ़ जाएगा, सरस्वती का खजाना बढ़ता रहेगा। चलिए, तो ये क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब कुमार गुप्त के बाद में शासक करते हैं, शासक बनते हैं कौन? स्कंद गुप्त।
इसके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं स्कंदगुप्त। इनका टाइम पीरियड रहता है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त क्या विशेषता है स्कंदगुप्त की? हुणों का आक्रमण का टाइम देख सकते हो, चाहो तो 459 ईस्वी। इस समय पे हुणों का आक्रमण होता है। इसके अलावा सुदर्शन झील, आक्रमण के बारे में हाँ जी बोले। के आक्रमण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कोई अभिलेख से जानकारी मिलती होगी? सब्जेक्ट का नाम देखना पड़ेगा कौन सा अभिलेख है, लेकिन हुणों का आक्रमण इनके समय में होता है। ठीक है, और किसके शासनकाल में? ऐसा हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, इनके में नहीं आता। हर्षवर्धन की बहुत बात है। ठीक है, चलो अब समझते हैं इनके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। इनके समय में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण घटना ये सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा सके। सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील पे बांध किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। और रुद्रदामन क्या करते हैं? झील का पुनर्निर्माण कराते हैं। स्कंदगुप्त क्या करते हैं? झील पर बना हुआ जो बांध है उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो कई बार वो बांध को नहीं देते, डायरेक्ट ये देते सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किसने कराया, तो वो इसका दे देते हो। बस याद रखिएगा, उस पर बांध जो बनवाया था अशोक ने, अशोक के समय पे एक रहे थे यमनराज प्रसाद, उनके समय पे जो बांध था उसका पुनर्निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। ठीक है, स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया जाता है चक्रपाली की सहायता से। ठीक है, चक्रपाली के उस समय पे प्रांतपति रहते हैं, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाते हैं। अब इनके समय पे महत्वपूर्ण घटना है हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण होता है इस समय पे। हुण कौन थे? कहाँ से आए थे? चीन से। हुण जाके एक खुंखार जनजाति की, जैसे हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, चंगेज खान, तैमूर लंग, ऐसे ही इसके पहले जो भी इसी प्रकार के जनजातीय कबीले के क्षेत्र थे, यानी कि भारत के ऊपरी क्षेत्र चाइना, लगभग मध्य चाइना वाले क्षेत्र से आए थे हुण लोग। और जब ये आए थे तो आने के दौरान इन्होंने अटैक किया। स्कंदगुप्त ने इनको इतना बुरी तरीके से हराया कि 50 साल तक मुड़कर इन्होंने नहीं देखा भारत की तरफ। फिर जब स्कंदगुप्त चले गए, स्कंदगुप्त का समयकाल खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में उत्तराधिकारी आते हैं स्कंदगुप्त के, वो कमजोर शासक सिद्ध होते हैं। उस दौरान फिर हुणों का आक्रमण फिर से होता है। उस समय पे होता है तोलमाड़ के नेतृत्व में। ठीक है, तोलमाड़ अटैक करते हैं 50 साल बाद, और लगभग क्या करते थे, मालवा वाले क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। जो एरण है, एरण में सागर में, तो एरण तक पहुंच जाते हैं। एरण में एक अभिलेख मिलता है, वराह मूर्ति अभिलेख। वहां पर जानकारी प्राप्त होती है कि तोलमाड़ यहाँ तक भी आया था, इसने उपाधि धारण करी थी। जब इसने जीत लिया था सागर वाले क्षेत्र को, तो बोला था मैं महाराजा धीराज हूं, और अपना सिक्का चलवाया। ठीक है, तांबे का सिक्का चलवाया था। इसका एक सिक्का प्राप्त होता है महाराजा धीराज उपाधि वाला तोलमाड़ का, जो कि एरण से प्राप्त होता है सागर जिले तक। ग्वालियर अभिलेख में जो इसके पीछे बच्चा था मीरकुल, इसने कहा था कि जो मेरे पिता है तोलमाड़, जो पृथ्वी की विजेता है। पृथ्वी विजेता है? हाँ। फिर उनसे पूछते कि आप अंटार्कटिका कैसे पहुंचे? दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में कैसे जीता? पृथ्वी विजेता मतलब वो मान लेते होंगे कि आसपास जो भी ईरान इधर ईरान तक पहुंचते थे ज्यादा अच्छा था, इधर इंडोनेशिया तक पहुंच गया दक्षिण वाले, वरना इस वाले क्षेत्र से मुख्य भूमि से उसी को बोल दिया उन्होंने पृथ्वी विजेता थे। अब जो भी कहता है ना कि जो भी शासक कहता है कि मैं पृथ्वी विजेता था, मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं था। रूस में कैसे पहुंचा होगा वो ठंडी के जमाने में? चलो, तो हम बात करते हैं तोलमाड़। ये हुण शासक थे, और इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है एरण के लेख से। साथ में पढ़ लेना, यहाँ से हुणों का आक्रमण बाद में पढ़ने मिलेगा, तो यहीं पे फैक्ट लिख लेना इसके बारे में। तोलमाड़
या तोरमाड़ भी आता है, तो होड़ों के शासक थे, इनकी जानकारी हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। एरण में ही एक सिक्का मिला जो कि तांबे का था, और उस तांबे के सिक्के पर लिखा हुआ है महाराजाधिराज। और साथ में बाद में हमें देखने को मिलता है कि किसी होड़ों के शासनकाल में बाद में कितने उत्तराधिकारी हुए, कौन? मिहिर कुल। मिहिर कुल ने क्या किया, आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया और मालवा तक पहुंच गया। मालवा विजेता इसको कहा जाता है, ठीक है, मालवा विजेता। मालवा विजेता की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? जैसा अभी भैया बता रहे थे, ग्वालियर अभिलेख से, ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख याद रखना। ग्वालियर प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मिहिर कुल ने मालवा जीता था। असल गोपी परिसर में सूर्य मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था। हाँ, ठीक है। तो ये सारा इनके समय की घटना है। ये पूरी घटना हम लोग स्कंदगुप्त के समय की नहीं पढ़ रहे हैं, स्कंदगुप्त के बाद की, यानी कि होड़ों का अटैक स्कंदगुप्त के समय को होता है। फैक्ट ऐसा आएगा, लेकिन फिर बाद में होड़ों का अटैक कब होता है तो एक साथ समझ में आ जाएगा आपको। होड़ों का अटैक बाद में भी होता है, 50 साल के बाद में। तो तोरमाड़ होते हैं, फिर उसके बाद में मिहिर कुल होते हैं, ये विजय प्राप्त कर पाते हैं। स्कंदगुप्त को हरा के बाहर कर देते हैं, 50 साल बाद फिर वो अटैक करते हैं, ठीक है। अब वापस स्कंदगुप्त पे आ जाओ। स्कंदगुप्त के बारे में दो ही फैक्ट है, ठीक है। क्या लिख रहे थे? लिख रहे थे? लिख लो यार, इसे मालवा विजेता, ग्वालियर प्रशस्ति इधर लिख लेना। तोरमाड़ ने आक्रमण किया और एरण अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तांबे का सिक्का था महाराजाधिराज के पास। लिख लो, लिख लो, लिखो। दोबारा से बोल देता हूँ, जो तोरमाड़ थे उनकी उपाधि थी महाराजाधिराज की। इनका तांबे का सिक्का हमें एरण से प्राप्त होता और जानकारी एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। जानकारी एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। और दूसरा लिख लेना, मिहिर कुल, इसको मालवा विजेता कहा गया ग्वालियर प्रशस्ति में। मिहिर कुल को मालवा विजेता कहा गया ग्वालियर प्रशस्ति में। सर ग्वालियर वंश के बारे में साथ में रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक लिख लेना, ग्वालियर जो मालवा जीता था, इन्होंने किसी जीता था? वाकाटक शासकों से। वाकाटक से मिहिर कुल ने, तो स्कंदगुप्त ने मालवा जीता था। स्कंदगुप्त ने वाकाटकों से मालवा, एक मिनट, वाकाटकों ने मालवा जीत लिया था इसके समय पे। वाकाटकों का अधिकार मालवा पे हो गया, उल्टा हो गया थोड़ा सा, सही कर लेना। वाकाटकों का अधिकार स्कंदगुप्त के समय पे मालवा पर हो गया। वाकाटकों को अधिकार, वाकाटक शासक थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक वंश, इसमें पढ़ेंगे हरिसेन, सारे शासक, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में लिखे भैया इनकी वंशावली लिखे, पुरुगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर बुद्धगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद में आते हैं पुरुगुप्त, इनके सौतेले भाई रहते हैं। फिर कुमारगुप्त सेकंड, फिर बुद्धगुप्त, फिर और लिख के चलना नीचे। पुरुगुप्त हो गए, कुमारगुप्त द्वितीय हो गए, बुद्धगुप्त हो गए, फिर लिखे नरसिंहगुप्त, उसके बाद में लिखे नरसिंहगुप्त, पोस्टर में लिख लेना बालादित्य, नरसिंहगुप्त बालादित्य। बुद्धगुप्त के बाद में नरसिंहगुप्त और इन्हीं को बोला जाता है बालादित्य। और फिर इनके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं जो हमें पढ़ने हैं भानुगुप्त। क्या हुआ? वही भानुगुप्त। कौन सा भानुगुप्त? वही भानुगुप्त 510 ईस्वी, ठीक है। 510 ईस्वी लगभग जो एरण अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है। इनका एरण अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल, सेनापति थे इनके गोपराज या गोपीराज। वो जब युद्ध में मारे जाते हैं, संघर्ष करने के दौरान, इसी दौरान उनकी पत्नी थी, वो सती हो जाती है। और भारत में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं।
ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सती प्रथा के साक्ष्य क्या महाकाव्य काल में प्राप्त हुए तो नहीं हुए। वहां पर कुछ लेख देखे गए लेकिन साक्ष्य नहीं देखे गए। जैसे आप देखोगे कि रामायण आपने सुनी होगी, तो रामायण में जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है उस दौरान वो उनकी पत्नियां रहती तीनों राम की माताएं, तो वो सती होने की प्रयास करते लेकिन सती नहीं होती, रोक लेते हैं ना, भरत रोक लेते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर हमें लिखित जानकारी पहली बार यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एरण अभिलेख में जो सेनापति गोपीराज मारे जाते हैं तो इनकी पत्नी आत्मदाह कर लेती है और आत्मदाह के बाद में हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भानुगुप्त का अभिलेख का एरण अभिलेख वहां पर से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य देखा गया। और उसके बाद में तो भारत में महिलाओं को मारने की मतलब हत्या करने की प्रथा ही चली गई। नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, चाहो तो लिखवा दो। फिर बाद में महिलाओं की हत्या करने की प्रथा चली गई जब तक कि राजा राममोहन राय नहीं आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद में सती प्रथा का कौन से गवर्नर जनरल के बैठे किया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ना। कब था समयकाल, कब था? 4 दिसंबर 1829। वेरी गुड, क्या डेट याद है। ठीक है, 1829 में धारा 17 के अनुसार इसको गलत घोषित कर देते हैं सती प्रथा को। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य भानुगुप्त के समय में देखा गया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, फिर कहानी शुरू होती है आगे जाके 550 ईस्वी तक ये समय काल चलता रहता है। 550 ईस्वी में विष्णुगुप्त शासक रहते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त शासक रहते हैं। फिर बाद में बीच में और भी शासक आते हैं लेकिन कमजोर शासक सिद्ध होते हैं। विष्णुगुप्त आते हैं और इसके पहले क्या आते हैं वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त, तृतीय, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना भी नहीं है ना। अंतिम शासक लिख लेना विष्णुगुप्त के बारे में 550 ईस्वी लगभग इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद सर वो रात नहीं करते हैं यहाँ फिर ये आ जाते हैं तुम्हारा समझ नहीं आया। अच्छा ये समझ में क्या, देखो मैंने क्या किया है कि हूणों का आक्रमण आपको एक साथ समझा दिया। स्कंदगुप्त के समय में 459 ईस्वी में हूणों का आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त मार के भगा देता है, 50 साल तक कोई एंट्री नहीं, अच्छा उनके बीच है ना। उसके बाद की कहानी यहाँ पर चल रही है गुप्त वंश। हूणों का आक्रमण क्योंकि मैं अलग से एक टॉपिक है और बहुत बड़ा नहीं है, पर दो ही बातें करनी थी, महिपुर और क्या नाम था, तोलमाल। इसीलिए मैंने वो एक साथ बता दिया, आप कंफ्यूजन मत हो जाना, है ना। वो अलग रहता है, इनके समय पे होता है जब भानुगुप्त 510 रहता है, इनके बाद में जो उत्तराधिकारी आते हैं उस समय पे होगा फिर वो। चलिए, तो विष्णुगुप्त लिख लेना, इस वंश के अंतिम शासक रहते हैं। विष्णुगुप्त इस वंश के अंतिम शासक रहते हैं। तो शब्दावली गुप्त शासक काल से संबंधित वो देख लेना। पुलिस अधिकारी इस समय पे जो रहते हैं, पुलिस अधिकारी, उनको कहा जाता है जाट और भाट। जाट और भाट, हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा कॉलेज है, गर्ल्स वाला, इंदिरा कॉलेज, वो वाला चार्ट नहीं है, बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं। चलिए, और इनके इसके बाद में मुख्य जो पुलिस अधिकारी होता है, मुख्य पुलिस अधिकारी, उसको बोलते हैं दंडपासी, उसको बोलते हैं दंडपासी, दंडपासी। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे कि इनकी जो इकाइयां थी वो राष्ट्र रूप में, फिर बाद में शासक के रूप में बटी हुई थी। जैसे कि प्रादेशिक इकाई इनकी होती थी देश, और शासक को कहते थे गोपना। प्रादेशिक इकाई में प्रदेशों का जो विभाजन था उसको बोलते थे देश, और शासक जो होता था प्रदेश का उसको बोलते थे गोपना। ठीक है, गोपना क्या होता है? गोपना शासक को बोलते थे। गोप राजा का पर्यायवाची शब्द है, गोप जो होता है राजा का पर्यायवाची, तो उस समय पे गोपना कहते थे। ठीक है, ओके। सामंत सेनापति नहीं थे। सामंत एक प्रकार से बोलेंगे जिनके पास सेना की तो पावर रहती है लेकिन कुछ कलेक्टर के जैसे पावर रहते हैं, मतलब कि कुछ फैसले लेने की पावर। छोटे छोटे जिलों के अधिकारियों को हम लोग बोलते थे सेनापति। जैसे ये सामंत की तुलना आप कर सकते हो, मिडाइवल हिस्ट्री में इक्तेदार आते हैं, इतना बड़ा रहता है इक्तेदार। तो उस समय के इक्तेदार को क्या रहता था, सिविल पावर भी रहती थी, टैक्स वगैरह लेने का पावर भी रहता था, सैन्य पावर भी उसके पास रहता था। जब भी ये राजाओं को किसी बड़ी लड़ाई लड़नी रहती थी तो
सारे सामंतों को इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके उस पे अटैक कर देते थे। तो सामंत उस समय पे इकट्ठा होकर लड़ाई करने का काम करते थे और बाद में फिर सामंत का अगर राजा कमजोर हो गया, सामंत मजबूत होकर अपना अलग को बना लेते थे। इस समय में जो गुप्त काल में मुद्रा चलती थी वो निकले ना दिनार, ठीक है। वैसे दिनार वर्तमान में कहाँ चलती है? सऊदी अरब। मुद्रा इनकी दिनार थी, गुप्त शासकों की मुद्रा थी दिनार। सर रुपक नहीं थी ना? दिनार मुख्य रूप से थी, रुपक भी थी। सर सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रुपक। अच्छा ठीक है, तो है ना, मैंने दिनार पढ़ा है, आपने रुपक भी बता दिया, देख लो, है ना, देख लो। सर संजीव ग्राहक और सचिव का पद भी था। हाँ, सचिव विग्राहक और सचिव का पद भी था। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं गुप्त शासन काल के दौरान बने कुछ स्थापत्य के उदाहरणों के बारे में। तो बताएं सतना वालों। उदयगिरी गुफाएं। अरे तुमसे उदयगिरी की गुफाओं के बारे में हम लोग नहीं पूछ रहे, सतना के बारे में पूछ रहे हैं। उदयगिरी सतना में क्या? बाबर मंदिर। शिव मंदिर। हाँ, सतना में 2 शिव मंदिर हैं। सतना में 2 शिव मंदिर है, एक का है खो और एक है भूगरा, और दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? नागौद में, ठीक है, दोनों ही पड़ते हैं नागौद में। अच्छी जगह घूमने के लिए चलना, तब ये ना प्री पास कर लो, आपसे देखो मैं घुमाऊंगा, ठीक है। दोनों क्या है? शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और रावत का शिव मंदिर गुप्त शासन काल के दौरान बनाए गए स्थापत्य कला के प्रमुख महत्वपूर्ण नमूने हैं। इसके अलावा सतना के पास में देख ले, यहाँ मिलेगा आपको पन्ना। पन्ना में एक मंदिर पड़ता है नचना। नचना भी आता है, नैना भी आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना भी देखिए ना, नैना नैना, बस पीछे लगा लेना कुठार। नैना कुठार का पार्वती मंदिर, ये कहाँ है सर? इसमें पन्ना में। चेहरा में भी इनके द्वारा बनाया गया। अच्छा अच्छा, उतना फेमस नहीं होगा, तो ये 2 फेमस है, ठीक है। अगला देखें आप, यहाँ पर कानपुर में देखें, इधर यूपी में कानपुर है, कानपुर में एक मंदिर बनाया गया था इनके द्वारा, उसका नाम था भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है ना, ये कानपुर यूपी में भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव जगह है, मंदिर लक्ष्मण का है और कानपुर में है, कानपुर यूपी, कानपुर उत्तर प्रदेश। एक है ऐसे ही उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशमदार मंदिर, ये कहाँ है? ये ललितपुर में, झांसी के निकट है, ललितपुर में, वहां पर है, ललितपुर झांसी, कटराना पास में, झांसी के निकट है, ये भी उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशमदार मंदिर। और बताएं, और हाँ, एक मंदिर और है भैया कटनी में, ठीक है, कटनी में कौन सा है? टिकवा का विष्णु मंदिर है, जबलपुर में, लिख लेना, जबलपुर में है टिकवा का विष्णु मंदिर। नहीं, ये जबलपुर ही लोकेशन दर्शाता है, ज्यादातर जगह में आपको लोकेशन ही मिलेगा। बाद में आप देखोगे कि नक्शे चेंज होते चले गए, जैसे कि मंडला है, पहले मंडला की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, छत्तीसगढ़ से नहीं लगती थी, लेकिन अगर आप उसको ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो उसकी सीमा से लगी हुई है। मंडला का पहले वाला मैं इसमें देखोगे आपको, ये वाला नहीं देखो, इसमें मंडला ऐसा है, लेकिन वहाँ की साइड पे जाओगे तो मंडला यहाँ से यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार से मैप बदलते रहते हैं, ठीक है ना, सीमाओं का समय, सीमाओं का निर्धारण कर देते हैं। तो मंडला नहीं, मंडला नहीं, मतलब ये टिकवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में मौजूद, ठीक है।
ये हो गया। ओके, तो ये इस समय के प्रमुख स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। अगला आप देखें, एक फैक्टर लिख लें, अहीरों की बस्ती का उल्लेख, अहीरों की बस्ती का उल्लेख, अहीरों की बस्ती का उल्लेख ये मिलता है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जानकारी मिलती है कि अहीरों की कोई बस्ती थी, और ये अहीरों की बस्ती वर्तमान में कहाँ पड़ सकती है, लगभग जिसको कहा जाता है अहीरवाड़ा। अहीरवाड़ा ये कहाँ है, ये विदिशा जो है ना हमारा जिला, विदिशा और उत्तर प्रदेश का जिला है झांसी। तो झांसी के निकट में अहीरवाड़ा नाम से एक जगह है, वहीं पर है अहीरों की बस्ती। तो ये अहीरों की बस्ती उस समय की है, ठीक है, अहीरवाड़ा जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक जगह है दमोह, ठीक है। तो दमोह के बारे में जब दमोह वाले क्षेत्र को इन्होंने जीता था, दमोह वाले क्षेत्र में एक जगह का नाम है, लिख लेना आप, सनकानी गणराज्य। सनकानी गणराज्य उस समय पे दमोह में पड़ता था, जब समुद्रगुप्त मौर्य ने इनको जीता था। सनकानी गणराज्य, ये दमोह के बारे में दिखाया गया कि सनकानी गणराज्य वर्तमान का दमोह जिला था। तो ये दो क्षेत्र भी मध्य प्रदेश के इससे संबंधित है। चलिए, और कोई डाउट और कोई जानकारी आप बताएं, डाउट तो सही आपको होंगे। बाकी गुफा इन्होंने बनवाई थी तो शासकों ने, उदयगिरी धार में, बाकी गुफाएं धार में इनके द्वारा बनाई गई थी। मैंने कई मंदिर बताए थे, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी गुफाएं धार में हैं, इनके द्वारा बनाई गई थी तो शासकों के द्वारा। और बताया उदयगिरी भी नहीं बनवाई थी। अब आ गए उदयगिरी के सही है, गलत नहीं है ना। अगर ये 50 लोग बैठे गलत हो गया ना तो पूरे मिलकर आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो लिख लेना उदयगिरी में कुछ गुफाओं का निर्माण इनके द्वारा करा है, ठीक है। उदयगिरी की गुफाओं में कुछ गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों के समय पर हुआ। अजंता की गुफा है 16 और 17 नंबर गुप्त कालीन, वो भी लिखिए संपादित। अजंता में इतने आप वंशों का लेना देना है तो उसको पढ़ेंगे एक साथ ही बैठ के। अभी एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा वंश आएगा,